दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में बर्गेन बेल्सेन का यातना शिविर एक अवर्णनीय नरक में बदल गया। 13,000 से अधिक शव बिना दफनाए पड़े थे। 60,000 कैदी अपने भाग्य पर छोड़ दिए गए थे, भूख और बीमारी से मरने के लिए अभिशप्त। और इस अराजकता के बीच महिलाओं का एक समूह केवल देख नहीं रहा था, बल्कि क्रूरता की प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। जब ब्रिटिश सेनाओं ने शिविर को मुक्त कराया तो जो कुछ उन्होंने पाया वह समझ से परे था। लेकिन जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह था एसएस महिला प्रहरियों की उपस्थिति। इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और जोहाना बोरमान। इन महिलाओं को क्या बात बर्गेन बेल्सेन की जल्लाद बनने की ओर ले गई। वे मृतकों के बीच कैसे चल सकती थीं बिना किसी पश्चाताप की झलक के। जो कुछ बाद में मुकदमे में हुआ उसने हमेशा के लिए इस बात को बदल दिया कि दुनिया होलोकॉस्ट की भयावहता को कैसे देखेगी। लेकिन क्या उन्होंने सच में अपने अपराधों की कीमत चुकाई? परित्याग की वास्तुकला, बर्गेन बेल्सेन और उपेक्षा से मृत्यु। बर्गेन बेल्सेन ने नाजी एकाग्रता शिविर प्रणाली के भीतर एक विशिष्ट रूप का प्रतिनिधित्व किया। इसे 1940 में युद्ध बंदियों के लिए एक शिविर के रूप में स्थापित किया गया था और यह एक घातक जटिलता में तब्दील हो गया जब 1943 में एसएस ने आंशिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसकी त्रैतीय संरचना, युद्धबंदियों का क्षेत्र, आवासीय शिविर और कैदियों का शिविर, नाजी प्रशासन को अपनी पीड़ितों को जातीय, राष्ट्रीय और राजनीतिक मानदंडों के अनुसार सावधानीपूर्वक अलग करने की अनुमति देती थी। ऑश्विट्ज के विपरीत बेल्सेन में गैस चैम्बर नहीं थे, बल्कि इसके स्थान पर एक स्वयं का घातक तंत्र विकसित हुआ, योजनाबद्ध उपेक्षा द्वारा मृत्यु। शिविर में 1944 से एक विनाशकारी भीड़भाड़ शुरू हो गई जब जोसेफ क्रेमर, जिसे बाद में बेल्सेन का दैत्य कहा गया, ने कमान संभाली। उसके शासनकाल में जनसंख्या ने तेजी से वृद्धि की, 1 वर्ष से भी कम समय में 10 गुना हो गई। इस भीड़भाड़ ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जहां भुखमरी, तपेदिक, टाइफस और पेचिश वास्तविक हत्यारे बन गए। नियोजित उपेक्षा ने मुक्ति से पहले के महीनों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। शिविर, जिसे 10,000 बंदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, में 60,000 से अधिक लोग रखे गए थे। जीवित बचे लोगों ने एक ऐसे स्थान का वर्णन किया जहां जीवन और मृत्यु धुंधली सीमाओं पर एक साथ मौजूद थे। इतने दुर्बल कैदी जो हिल भी नहीं सकते थे, वे कई दिन पहले मर चुके लोगों के साथ एक ही स्थान साझा करते थे। नाजी प्रशासन ने व्यवस्थित रूप से खाद्य राशन घटा दिए थे, जबकि बीमारियों के मामले अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे थे। जब ब्रिटिश और कनाडाई सेनाएं अप्रैल 1945 में बर्गेन बेल्सेन के निकट पहुंची तो हेनरिक हिमलर ने एक गणनात्मक निर्णय लिया। वह शिविर को बिना किसी प्रतिरोध के सौंप देगा। यह निर्णय मानवीय सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक उद्देश्य से प्रेरित था। जब जर्मनी की हार निश्चित थी, तब व्यर्थ के प्रतिरोध से बचने की इच्छा से 11 अप्रैल को मित्र देशों की सेनाओं ने शिविर के चारों ओर एक तटस्थ क्षेत्र स्थापित किया। मुक्तिदाताओं को जो बात चौंकाने वाली लगी वह केवल भयावहता की मात्रा नहीं थी, बल्कि एसएस के कई गार्डों की उपस्थिति थी, जिनमें स्वयं क्रेमर भी शामिल था, जिसने वहां बने रहने का दावा किया ताकि व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यह बयान उस दृश्य के सामने घृणित प्रतीत होता था जो ब्रिटिश सैनिकों ने देखा। 13,000 से अधिक लाशें बिना दफनाए और लगभग 60,000 कैदी गंभीर अवस्था में, जिनमें से कई भूखमरी और बीमारी से मर रहे थे। बंदियों को कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के छोड़ दिया गया था और मृत्यु दर प्रतिदिन 500 लोगों की थी। बीबीसी के एक संवाददाता ने दुनिया को अपनी गवाही सुनाई। यहां 1 एकड़ से अधिक भूमि पर मृत और मरणासन्न पड़े हैं। यह पहचानना असंभव है कि कौन जीवित है और कौन मृत। जीवित लोग अपने सिर मृतकों के शवों पर टिकाए हुए हैं और उनके चारों ओर भयानक छाया जैसी आकृतियों की एक निराशाजनक, उद्देश्यहीन परेड चल रही है, जिनमें जीवन की कोई आशा नहीं है, जो तुम्हारे रास्ते से हटने में असमर्थ हैं, जो अपने चारों ओर के भयावह दृश्यों को देखने में असमर्थ हैं। यहां बच्चे जन्मे थे, सूखे सिकुड़े छोटे जीव जो जीवित नहीं रह सकते थे। एक मां पागल हो चुकी थी। वह एक ब्रिटिश प्रहरी से अपने बच्चे के लिए दूध मांग रही थी। उसने उस छोटे बच्चे को उसके हाथ में थमा दिया और भयानक रूप से रोते हुए वहां से भाग गई। उसने कपड़े खोले और पाया कि बच्चा कई दिन पहले ही मर चुका था। बेल्सेन में यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। ब्रिटिश प्रतिक्रिया त्वरित लेकिन जटिल थी। उन्होंने बचे लोगों के लिए चिकित्सकीय सहायता शुरू की,
जबकि एसएस गार्डों को मृतकों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि आरंभिक अराजकता ने तत्काल बदले की कार्रवाइयों को जन्म दिया। कुछ कैदियों ने अपने पूर्व अत्याचारियों पर हमला किया, जबकि कुछ एसएस गार्डों ने उन कैदियों पर गोलियां चलाईं जो खाद्य भंडार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। टाइफस की महामारी के सामने ब्रिटिशों ने कठोर कदम उठाए। जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सुविधाओं में स्थानांतरित किया गया और उन्हें कीटाणु रहित किया गया, जबकि मूल शिविर को टैंकों द्वारा आग से जला दिया गया ताकि संक्रमण के स्रोतों को मिटाया जा सके। जीवन को बनाए रखने के ये प्रयास एक अनिवार्य प्रश्न के साथ मौजूद थे। किस प्रकार के लोग ऐसी बर्बरताओं को अंजाम दे सकते हैं? इसका उत्तर तब आकार लेने लगा जब अन्वेषकों ने लगभग 500 लोगों की पहचान की जिन्होंने बेल्सेन में काम किया था। इस समूह में से 45 गार्डों और पूर्व कर्मचारियों को 17 सितंबर से 17 नवंबर 1945 तक न्याय के लिए प्रस्तुत किया गया। जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया वह यह था कि इन आरोपियों में कई युवा महिलाएं थीं जिनके नाम असाधारण क्रूरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और जोहाना बोरमान। रही के झल्लाद, एसएस गार्ड्स का उदय और उनकी अपवित्र क्रूरता। यहूदियों के संहार की मशीनरी को लागू करने के लिए नाजी एकाग्रता प्रणाली ने केवल पुरुषों की ही भर्ती नहीं की। सैकड़ों महिलाएं महिला कैदियों के लिए बनाए गए शिविरों में निगरानीकर्ता के रूप में सेवा देती थीं और होलोकॉस्ट के तंत्र में एक बुनियादी भूमिका निभाती थीं। इनके बीच इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और योहाना बोरमन को उनकी असाधारण क्रूरता के कारण कुख्याति प्राप्त हुई, जो अंततः उन्हें दिसंबर 1945 में फांसी तक ले गई। इर्मा ग्रेसे का जन्म जर्मनी के ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़े परिवार में 7 अक्टूबर 1923 को हुआ था। जब वह 13 वर्ष की थी, उसकी मां ने अपने पति की बेवफाई जानने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना ने उसके बचपन पर गहरा प्रभाव डाला। यह क्षति नाजीवाद के उदय के साथ मेल खाई, जिससे युवा इर्मा को गहरे भावनात्मक संकट के क्षण में एक वैकल्पिक मूल्य प्रणाली प्राप्त हुई। 15 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले उसने स्कूल छोड़ दिया और एसएस सैनिकों के लिए एक सैनिटोरियम में सहायक नर्स के रूप में थोड़े समय के लिए कार्य किया। यद्यपि उसने जर्मन युवतियों के संघ बीडीएम, जो कि नाजी पार्टी की महिला युवा शाखा थी, में शामिल होने की रुचि दिखाई, उसके पिता ने इसका कड़ा विरोध किया। इस पितृ अस्वीकृति ने उसमें नाजी व्यवस्था के भीतर स्वतंत्रता पाने की दृढ़ इच्छा को और प्रबल किया, जिससे उसने जानबूझकर अपने परिवार से दूरी बना ली। ग्रेसे की महत्वाकांक्षाएं तब पूरी होने लगीं जब वह 18 वर्ष की होने से पहले ही रावेंसब्रुक भेजी गई, जो केवल महिलाओं के लिए एक एकाग्रता शिविर था, जहां से उसका रूपांतरण प्रारंभ हुआ। वहां उसने शुरुआत में स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, जो एक महत्वपूर्ण विवरण है और बाद की बाध्यकारी कथाओं को झूठा सिद्ध करता है। यह शिविर एसआईएस महिला निगरानीकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता था और ग्रेसे ने वहां के वातावरण के साथ असाधारण अनुकूलता प्रदर्शित की। 1942 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में वह पर्यवेक्षक बन गई। उसके वरिष्ठों ने उसमें न केवल दक्षता बल्कि एक असाधारण वैचारिक निष्ठा को भी पहचाना। ग्रेसे ने नाजी प्रचार को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था, ये मानते हुए कि वाइमर गणराज्य ने जर्मनी को रक्तहीन कर दिया और राष्ट्र समाजवाद ही उसके देश के लिए उद्धार का प्रतिनिधित्व करता था। एलिजाबेथ वोल्केनराथ, जिसका जन्म एलिजाबेथ मरलाउ के नाम से हुआ था, एक समान परिवेश से आई थी। वह एक वन कर्मचारी की बेटी थी और एक बड़े परिवार में पली बढ़ी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उसने 1933 से मई 1938 के बीच एक आया और रसोइया के रूप में काम किया और फिर एक हेयर ड्रेसर बन गई। वोल्केनराथ की नाजी विचारधारा की ओर आकर्षण किसी पारिवारिक आघात से नहीं, बल्कि शासन के प्रचार की धीरे धीरे प्रभावी होती पकड़ से उत्पन्न हुआ, जिसने संकट के समय में एक व्यवस्था और उद्देश्य की दृष्टि प्रदान की। अक्टूबर 1941 में जब वह 22 वर्ष की थी, वोल्केनराथ ने स्वयंसेवक रूप में एसएस के महिला सहायक दल में नामांकन किया। उसे प्रारंभ में डोरोथिया बिंज के अधीन रावेंसब्रुक भेजा गया, जहां उसने निगरानी और नियंत्रण की तकनीकें सीखीं। ग्रेसे की तरह ही उसने इस पेशेवर रास्ते को जानबूझकर चुना और मार्च 1942 में उसने ऑशविट्स में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, जो उन लोगों के लिए अधिक संभावनाओं वाला शिविर था जो एकाग्रता व्यवस्था की पदानुक्रम में ऊपर उठना चाहते थे। योहाना बोरमन का प्रोफाइल विशिष्ट था।
उसका जन्म 10 सितंबर 1893 को बिर्केनफेल्डे, पूर्वी प्रूसिया में हुआ था, और जब वह मार्च 1938 में शिविर प्रणाली में शामिल हुई, तब वह अपनी सहकर्मियों की तुलना में काफी अधिक उम्र की थी, 45 वर्ष की। उसका युवा काल नाजीवाद के उदय से पूर्व की दुनिया में बीता था, और प्रारंभ में उसमें धार्मिक प्रवृत्तियां थीं, यहां तक कि उसने मिशनरी कार्य भी किया था। यह बाह्य धार्मिकता उसके बाद के शिविरों में किए गए व्यवहार के साथ क्रूरतापूर्ण रूप से विरोधाभासी थी। बोरमन ने वैचारिक निष्ठा के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक कारणों से एसएस में प्रवेश किया। उसने लाइशनबर्ग में, जो पहला महिला एकाग्रता शिविर था, एक नागरिक कर्मचारी के रूप में रसोई में कार्य करना शुरू किया, और बाद में जब उस शिविर का कार्य बदल गया, उसे रावेंसब्रुक स्थानांतरित कर दिया गया। युवा ग्रेसे और वोल्केनराथ के विपरीत, बोरमन किशोरावस्था से नाजी शिक्षण द्वारा ढाली नहीं गई थी, लेकिन उसने ऐसी ही क्रूरता विकसित की जो यह दर्शाती है कि एकाग्रता प्रणाली कैसे उन लोगों को भी रूपांतरित कर सकती थी जिनकी पृष्ठभूमि क्रूरता के प्रतिकूल मूल्यों में थी। इन तीनों महिलाओं के रास्ते 1943 में ऑशविट्ज बिर्केनाउ में मिले। तब तक ग्रेसे को वहां स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपने वरिष्ठों को प्रभावित किया था और वह तेजी से पदानुक्रम में ऊपर चढ़ रही थी। उसके पिता ने उसके एसएस में काम करने की बात जानने पर उससे संबंध तोड़ लिए थे और उसे घर से निकाल दिया था। यह पारिवारिक विछोह संभवतः उसकी निगरानीकर्ता की पहचान में गहराई से डूबने का कारण बना, जहां उसे न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिली, बल्कि एक प्रकार की सहभागिता और सत्ता की अनुभूति भी प्राप्त हुई। वोल्केनराथ को भी ऑशविट्ज भेजा गया था, जहां उसने शुरू में कैदियों के सिलाई कार्यशाला में काम किया, फिर बिर्केनाउ के महिला क्षेत्र में कार्य करने लगी। बीमारी के कारण एक अंतराल के बाद विडंबनापूर्वक उसे टाइफस हो गया था, वही बीमारी जिससे कैदियों को वे हालातों के कारण जूझना पड़ता था जिनमें वह स्वयं भूमिका निभा रही थी। वह लौटकर पैकेट और पत्राचार कार्यालय की पर्यवेक्षक बनी, एक ऐसा पद जो उसे बंदियों के लिए आवश्यक संसाधनों पर नियंत्रण देता था। बोरमन मई 1943 में ऑशविट्ज बिर्केनाउ पहुंची, जहां उसे प्रारंभ में बाहरी श्रम कमांडो में लगाया गया और बाद में शिविर के भीतर जिम्मेदारियां दी गईं। इन तीनों महिलाओं के लिए ऑशविट्ज ने होलोकॉस्ट में उनकी भागीदारी की तीव्रता को दर्शाया। वहां वे केवल कैदियों की निगरानी ही नहीं करती थीं, वे उन चयन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल थीं जो महिलाओं और बच्चों को सीधे गैस चैम्बरों में भेजती थीं। जब लाल सेना 1945 में पोलैंड की ओर बढ़ी, इन निगरानीकर्ताओं को बर्गेन बेल्सेन स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने जोसेफ क्रेमर के अधीन अपनी सेवा जारी रखी। उस समय शिविर अत्यधिक जनसंख्या से ग्रस्त था, संसाधन घट रहे थे और घातक महामारियां फैल रही थीं। युद्ध के अंतिम महीनों के इस अराजक परिप्रेक्ष्य में इन महिलाओं की क्रूरता कम नहीं हुई, बल्कि उसे नए रूपों में अभिव्यक्ति मिली। इन तीनों महिलाओं की एकाग्रता प्रणाली के भीतर उन्नति केवल उनके व्यक्तिगत अनुकूलन को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि नाजी शासन ने कैसे चरम व्यवहारों को सामान्य बना दिया, सामान्य नागरिकों को क्रियान्वयनकर्ताओं में बदल दिया। उनकी कहानी इस धारणा को झुठलाती है कि नाजी अपराधों में महिलाओं की भागीदारी केवल परिधीय या मजबूरी में थी। उन्होंने अपने पद स्वयं चुने, पदोन्नति की तलाश की और ऐसी व्यक्तिगत क्रूरता की विधियां विकसित कीं जिन्होंने उन्हें एक ऐसी प्रणाली में भी अलग पहचान दी जो सुनियोजित अमानवीयता पर आधारित थी। एक विधि के रूप में परपीड़न, शिविरों में व्यक्तिगत क्रूरता। यहां आपके द्वारा भेजे गए पाठ का शुद्ध, पूर्ण और पैराग्राफ के पैराग्राफ हिंदी अनुवाद है, जिसमें आपकी सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया है। नाजी एकाग्रता प्रणाली के भीतर इर्मा ग्रेजे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और योहाना बोरमन द्वारा की गई क्रूरता ने पहले से ही अमानवीय ढांचे की सामान्य क्रूरता की सीमाओं को पार कर दिया। उनके तरीकों ने केवल आदेशों के पालन में दक्षता ही नहीं दर्शाई, बल्कि पीड़ा के प्रबंधन में व्यक्तिगत नवाचार को भी उजागर किया, जिससे हजारों कैदियों में आतंक फैल गया। इर्मा ग्रेजे, जिसे सुंदर दरिंदा या ऑशविट्ज की लकड़बग्घी कहा जाता था, ने शारीरिक हिंसा और मानसिक यातना को मिलाकर विशिष्ट अत्याचारों की एक श्रृंखला विकसित की। जीवित बचे लोगों की गवाही से पता चलता है कि उस समय केवल 20 वर्ष की उम्र में ग्रेजे दूसरों की पीड़ा में स्पष्ट आनंद महसूस करती थी। वह ऑशविट्ज बिर्केनाउ में नियमित रूप से चयन प्रक्रियाओं में भाग लेती थी, जहां यह तय किया जाता था कि किसे तुरंत गैस चैम्बर भेजा जाएगा
गवाहों ने कहा कि वह जानबूझकर सुंदर महिलाओं को मरने के लिए चुनती थी, संभवतः ईर्ष्या के कारण। आतंक फैलाने के लिए जानवरों का उपयोग उसकी पद्धति की एक प्रमुख विशेषता थी। ग्रेजे ने विशेष रूप से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को कैदियों पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया था। गवाहों ने बताया कि वह कुत्ते को आदेश देती थी कि वह पीड़ितों को नोच डाले, और वह संतोषपूर्वक देखती थी जब कुत्ता कमजोर महिलाओं को क्षत विक्षत करता था। वह इन कुत्ते के हमलों को व्यक्तिगत पिटाई से जोड़ती थी, जिसमें वह कोड़े और सुदृढ़ सिरे वाले जूतों का उपयोग करती थी ताकि अधिकतम क्षति पहुंचाई जा सके। उसका विकृति मानसिकता यौन आयाम भी ले लेता था। मुकदमों के दौरान यह सामने आया कि ग्रेजे एसएस अधिकारियों के साथ संबंध रखती थी, जबकि वह कैदियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी, जिनमें से कुछ को उसके या उसके प्रेमियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसके व्यवहार में सत्ता, हिंसा और यौनता का यह संगम प्रणालीगत अमानवीकरण का एक विशेष रूप से विकृत रूप दर्शाता था। एलिजाबेथ वोल्केनराथ, हालांकि सार्वजनिक रूप से ग्रेजे जितनी प्रसिद्ध नहीं थी, ने उतनी ही पद्धतिगत आतंक का प्रयोग किया। ऑशविट्ज में महिला क्षेत्र की प्रमुख पर्यवेक्षिका के रूप में उसकी स्थिति ने उसे असाधारण अधिकार प्रदान किए थे। जीवित बची वेरा फिशर ने गवाही दी कि वोल्केनराथ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे 3 सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ा। अन्य गवाहों ने लगभग 80 अवसरों पर उसे कैदियों को रबर की छड़ी से बेहोश होने तक पीटते हुए देखा। हेलेना को प्रवास का मामला वोल्केनराथ की योजनाबद्ध क्रूरता को दर्शाता है। एक अंगूठी और लॉकेट पहनने के कारण पूछताछ में हेलेना को एक साइकिल के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर किया गया, जब तक कि वह एसएस मुख्यालय नहीं पहुंच गई, जहां वोल्केनराथ ने उसे रबर की छड़ी से पीटा और फिर उसे एक तहखाने में बंद कर दिया, जहां हर 3 दिन में केवल रोटी और पानी दिया जाता था। बाद में उसे शौचालयों की सफाई करने का काम सौंपा गया, जहां वह टाइफस से संक्रमित हो गई। वोल्केनराथ ने सामूहिक दंड की विशिष्ट विधियां विकसित की, जिन्हें खेल कहा जाता था, अत्यधिक थकाऊ व्यायाम जो कैदियों को सामूहिक सजा के रूप में करने होते थे। यह व्यायाम कुपोषित और बीमार महिलाओं द्वारा किए जाते थे और अक्सर थकावट से मौत का कारण बनते थे। एक बार जब उसने देखा कि एक बीमार कैदी ने सब्जियां चुराईं, तो उसने उसे 4 घंटे तक अपने सिर के ऊपर वे सब्जियां पकड़े घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया। जब महिला अपने हाथ ऊपर नहीं रख पाई, तो उसने उसे बेहोश होने तक पीटा और सूरज ढलने तक किसी को भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। योहाना बोरमन, जिसे कुत्तों वाली औरत या ऑशविट्ज की नेवला कहा जाता था, नैतिक रूपांतरण का एक विशेष रूप से चिंताजनक मामला दर्शाती है। अपने युवावस्था में धार्मिक महिला रही बोरमन ने कैदगृहों में दूसरों की पीड़ा के प्रति एक आसक्ति विकसित कर ली थी, जो उसके पहले के मूल्यों का पूर्ण विरोध थी। बोरमन ने यातना के उपकरण के रूप में जानवरों का उत्कृष्ट उपयोग किया। गवाही में बताया गया कि उसका जर्मन शेफर्ड कुत्ता उसकी दंडात्मक इच्छा का विस्तार बन गया था। एक बार ऑशविट्ज की ओर लौटते समय एक महिला कैदी, जो अपनी सूजी हुई टांग के कारण कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी, उस पर बोरमन ने अपने कुत्ते को हमला करने का आदेश दिया। कुत्ते ने उस महिला को नोच डाला और उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया, संभवतः मरने के लिए। एक अन्य घटना में बोरमन ने एक महिला कैदी को उसके बालों से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसे इतनी बुरी तरह से कुत्ते से कटवाया कि वह बुरी तरह खून बहाने लगी। बाद में उसने उसे ब्लॉक 25 में भेज दिया, जो गैस चैम्बरों की अंतिम प्रतीक्षा का स्थान था। उसकी जोसेफ मेंगले कुख्यात मौत के फरिश्ते के साथ साझेदारी में कैदियों को चिकित्सीय प्रयोगों के लिए चुनने की भूमिका ने उसकी इस भयावहता में एक और आयाम जोड़ दिया। जब इन तीनों महिलाओं को 1945 की शुरुआत में बेर्गन-बेल्सेन स्थानांतरित किया गया, तब तक शिविर की स्थितियां विनाशकारी स्तर तक बिगड़ चुकी थीं। लगभग 60,000 कैदियों को उन सुविधाओं में ठूंस दिया गया था जिन्हें केवल 10,000 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, और तपेदिक, टाइफस और पेचिश की महामारियां जनसंख्या को तबाह कर रही थीं। इस वातावरण ने क्रूरता के लिए नए अवसर प्रदान किए। बेल्सेन में, जहां गैस चैम्बर नहीं थे, मृत्यु मुख्य रूप से भूख और बीमारी के माध्यम से कार्य करती थी। तीनों महिला प्रहरीनों ने इन परिस्थितियों के अनुरूप अपने तरीकों को ढाल लिया। गवाहों ने कहा कि ग्रेजे कैदियों पर मनमाने ढंग से गोली चलाना जारी रखती थी, जबकि वोल्केनराथ ने अपनी घातक पिटाई की प्रणाली को बनाए रखा। बोरमान अपने कुत्ते का उपयोग कमजोर कैदियों को आतंकित करने के लिए करती रही। इन महिलाओं के व्यवहार में विशेष रूप से परेशान करने वाला एक पहलू यह था
कि उन्होंने तब भी क्रूरता जारी रखी जब जर्मन हार निकट प्रतीत हो रही थी। कई प्रहरियों के विपरीत जो मित्र देशों की सेना के अग्रसर होते ही भाग गए, वे बेल्सैन में बनी रहीं और तब भी दुर्व्यवहार करती रहीं जब उन्हें पता था कि उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यह दृढ़ता यह संकेत देती है कि वे अपने यातना देने वाले भूमिका के साथ गहराई से पहचान बना चुकी थीं, जो केवल आदेशों के पालन या भगोड़े होने के डर से परे थी। उनके द्वारा थोपे गए आतंक के मनोवैज्ञानिक आयाम पर विशेष विचार की आवश्यकता है। उन्होंने केवल शारीरिक पीड़ा नहीं दी, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें निरंतर भय और अनिश्चितता बनी रहती थी। ग्रेजे अक्सर शिविर में चलते हुए धीरे धीरे सीटी बजाती थी, एक ऐसा ध्वनि जो देखने में मासूम थी लेकिन कैदियों को भयभीत कर देती थी, क्योंकि वे जानते थे कि इसके बाद मनमानी हिंसा होने वाली है। फोल्केनराथ ने घातक पिटाई देते समय एक निष्प्रभ चेहरा बना लिया था, जो मनोवैज्ञानिक रूप से विनाशकारी विरोधाभास उत्पन्न करता था। बोरमान अपने कुत्ते के भय का उपयोग नियंत्रण के उपकरण के रूप में तब भी करती थी जब वह जानवर वहां मौजूद नहीं होता था। इन तीनों महिलाओं का व्यवहार केवल जनसंहार की नीतियों का कार्यान्वयन नहीं था, बल्कि उस प्रणाली की आवश्यकताओं से परे एक व्यक्तिगत व्याख्या थी। उनके कार्य यह उजागर करते हैं कि किस प्रकार एकाग्रता शिविर का वातावरण केवल क्रूरता को अनुमति नहीं देता था, बल्कि उसे प्रोत्साहित करता था, सामान्य लोगों को ऐसी पीड़ा के वास्तुकारों में बदल देता था जो व्यक्तिगत रूप से बनाई गई थी, जहां प्रत्येक ने क्रूरता की एक निजी शैली विकसित की जो उन्हें व्यापक अत्याचार की पृष्ठभूमि में भी विशिष्ट बनाती थी। मृतकों के बीच बेल्सन संरक्षकों का पतन। बर्गन बेल्सेन की मुक्ति अन्य एकाग्रता शिविरों के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं करती थी। मुकाबले या आश्चर्यजनक कब्जे की बजाय यह एक अजीब तरह का सौहार्दपूर्ण परिवर्तन था जो 11 अप्रैल 1945 को हुआ। हाइनरिक हिमलर अपरिहार्य हार की आशंका में बिना प्रतिरोध के शिविर को सौंपने की अनुमति देता है। यह व्यावहारिक निर्णय एक असामान्य स्थिति बनाता है। एसएस के गार्ड, जिनमें इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और जोहाना बोरमन शामिल थीं, ब्रिटिश और कनाडाई सेनाओं के आगमन के दौरान शिविर में बनी रहीं। जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बेल्सेन के चारों ओर एक तटस्थ क्षेत्र स्थापित करती हैं, तो वे एक चौंकाने वाली स्थिति का सामना करती हैं। शिविर के कमांडर जोसेफ क्रेमर न केवल मौजूद थे, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से कहा कि वह व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां थे। यह बयान उस मानवीय आपदा के सामने भयानक था जो परिसर में फैली हुई थी। तीनों महिला गार्ड भी इसी उदाहरण का पालन करते हुए नहीं भागी थीं। वहां बने रहने का यह निर्णय कई व्याख्याएं देता है। शायद उन्होंने सोचा कि वे प्रशासनिक जटिलता में अपनी जिम्मेदारी को छुपा सकती हैं। संभवतः उन्हें लगा कि भागना दोषी होने की स्वीकृति होगा, या शायद वे बाहरी वास्तविकता से पूरी तरह कट चुकी थीं और परिणामों की गंभीरता का अनुमान नहीं लगा सकीं। लेफ्टिनेंट कर्नल मर्विन विल्क्स गोनिन, जो बेल्सेन में प्रवेश करने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारियों में से थे, गार्ड के साथ पहली मुठभेड़ का दस्तावेज बनाते हैं। हमें शिविर का कमांडर और उसका स्टाफ अब भी अपने पदों पर मिला। वे मानते थे कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अच्छा काम किया है और उम्मीद कर रहे थे कि हम उनके प्रयासों की सराहना करेंगे। जब हमने उन्हें गिरफ्तार किया तो वे स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। 15 अप्रैल को जब ब्रिटिश सेनाएं पूरी तरह से बर्गन बेल्सेन में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें एक ऐसा दृश्य मिलता है जो मानव समझ से परे था। 13,000 से अधिक लाशें बिना दफन के जमीन पर बिखरी हुई या बैरकों के पास ढेर में पड़ी हुई थीं। लगभग 60,000 कैदी भूख और बीमारी की विभिन्न अवस्थाओं में, कई इतने कमजोर कि हिल भी नहीं सकते थे। स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, और टाइफस, तपेदिक और पेचिश की महामारी बिना रोकथाम के फैल रही थी। रोजाना मृत्यु दर 500 लोगों तक पहुंच गई थी। इस प्रलयकारी परिदृश्य में महिला गार्ड की पहचान करना कठिन नहीं था। जो बचे हुए थे और जिनमें पर्याप्त ताकत थी, उन्होंने तुरंत इन 3 महिलाओं की ओर इशारा किया और ब्रिटिश सैनिकों को उनकी क्रूरताओं के बारे में बताया। इर्मा ग्रेसे, जो अपनी युवावस्था और रूप के कारण विशेष रूप से पहचानने योग्य थी, को कई महिला कैदियों ने पहचाना। एक जीवित बच्चे ने कहा, हमने उसे तुरंत पहचान लिया। उस चेहरे को भूलना असंभव है जो मुस्कुराते हुए यह तय करता था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एलिजाबेथ वोल्केनराथ ने शुरू में खुद को आम कैदियों के बीच छुपाने की कोशिश की। उसने अपनी वर्दी बदलकर नागरिक कपड़े पहन लिए, लेकिन उसे जल्दी ही ऑशविट्स के महिला क्षेत्र की जीवित बचे महिलाओं ने पहचान लिया, जिन्हें वह पर्यवेक्षक याद थी
जिसने अनगिनत पिटाई का आदेश दिया था। जोहाना बोरमन, जो अपने साथियों की तुलना में अधिक सामान्य रूप की थी, लेकिन जिन लोगों पर उसके कुत्ते ने हमला किया था उनके लिए वह भी आसानी से पहचानी गई। तीनों महिलाओं को बेल्सेन के अन्य 42 स्टाफ सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने तत्काल एक प्रकार का काव्यात्मक न्याय लागू किया। उन्होंने पकड़े गए गार्डों को, जिनमें ये तीनों महिलाएं भी शामिल थीं, पूरे शिविर में फैली हजारों लाशों को हटाने और दफनाने में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया। ये भयावह कार्य सैन्य निगरानी में किया गया, अपराधियों को उनके कार्यों और उपेक्षा के ठोस परिणामों के सामने लाता था। ऐतिहासिक तस्वीरों में इर्मा ग्रेसे को एक तना हुआ लेकिन निस्पंद चेहरा लिए अन्य गार्डों के साथ लाशें उठाते हुए दिखाया गया है। एलिजाबेथ वोल्केनराथ को अन्य तस्वीरों में ब्रिटिश बुलडोजरों द्वारा खुदी हुई सामूहिक कब्रों की ओर शव ले जाते हुए देखा गया है। जोहाना बोरमन, जो अपनी साथियों की तुलना में स्पष्ट रूप से बड़ी उम्र की दिखती थी, को सशस्त्र सैनिकों की निगाहों के सामने मानवीय अवशेष घसीटते हुए चित्रित किया गया है। इन कार्यों के प्रत्यक्ष परिणामों के साथ यह मजबूर आमना सामना विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। ब्रिटिश सैनिकों की गवाही के अनुसार इर्मा ग्रेसे ने इस कार्य के दौरान भी एक चुनौतीपूर्ण रवैया बनाए रखा और बहुत कम पछतावा दिखाया। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि वह लाशों को एक वस्तु की तरह घृणा के साथ संभाल रही थी। वोल्केनराथ ने अधिक शारीरिक प्रतिक्रिया दी, काम के दौरान उल्टी कर दी, जबकि बोरमन यांत्रिक रूप से एक अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ काम करती रही। गिरफ्तारी और इस प्रारंभिक अस्थायी न्याय के कार्यों को व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया। पत्रकारों और सैन्य कैमरामैन ने इन क्षणों को रिकॉर्ड किया, जिससे होलोकॉस्ट के अंत की कुछ सबसे प्रतीकात्मक छवियां बन गईं। अपराधी अपने अपराधों के परिणामों के सामने ये छवियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने लगीं, जिससे महिला भागीदारी की भयावहता पर सार्वजनिक स्तब्धता फैल गई, जिसे कई लोग केवल पुरुषों की क्रूरता से जोड़ते थे। बीबीसी के संवाददाता रिचर्ड डिम्बलबी, जो ब्रिटिश सेनाओं के साथ अंदर गए थे, इन गार्डों को देखकर कहते हैं, अपराधियों में युवा महिलाएं थीं, कुछ जिनकी उपस्थिति से लगता था कि वे नर्स हो सकती थीं, लेकिन जिन्होंने अवर्णनीय अपराधों में भाग लिया था। इन महिलाओं को, जिन्हें कोई भी यूरोप की किसी सड़क पर देख सकता था, उनके काम के परिणामों के बीच देखकर एक ऐसी विसंगति पैदा होती थी जिसे समझा नहीं जा सकता। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान इन 3 महिलाओं ने रक्षात्मक रणनीतियां अपनाई, जिन्हें वे अपने मुकदमों के दौरान भी बनाए रखेंगी। ग्रेसे ने शुरुआत में गैस चैम्बरों के लिए चयन में भागीदारी से इनकार किया, ये कहते हुए कि वह केवल प्रशासनिक कार्य करती थी। वोल्केनराथ ने तर्क दिया कि उसे चुने गए कैदियों के भाग्य के बारे में जानकारी नहीं थी और उसने कभी गैस चैम्बरों के बारे में नहीं सुना। बोरमन ने अपने कुत्ते द्वारा कैदियों पर हमला करने के आदेश से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि वह जानवर केवल एक पालतू था जिसे आक्रामकता के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। ये इनकार उन जीवित बचे लोगों की सुसंगत गवाही के विपरीत थे, जिनमें से कुछ ने निर्दिष्ट क्रूरता की घटनाओं के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन बयानों को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया, प्रत्येक आरोपी के खिलाफ धीरे धीरे विस्तृत फाइलें तैयार की। सफाई कार्यों और प्रारंभिक जांच के बाद इन 3 महिलाओं को अन्य आरोपियों के साथ एक सैन्य जेल में स्थानांतरित किया गया। इस बीच बर्गन बेल्सेन शिविर, जिसे एक लाइलाज संक्रमण केंद्र माना गया, को ब्रिटिश फ्लेमथ्रोवर टैंकों द्वारा जला दिया गया, जिससे उसकी भौतिक संरचनाएं समाप्त हो गईं, लेकिन वहां हुए अपराधों के साक्ष्य नहीं। ग्रेसे, वोल्केनराथ और बोरमन की गिरफ्तारी और पहचान अंतर्राष्ट्रीय न्याय के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। पहली बार मानवता के विरुद्ध अपराधों की महिला अपराधियों को उनके पुरुष समकक्षों के समान स्तर पर न्याय का सामना करना पड़ा, जिससे लिंग की परवाह किए बिना व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए एक मिसाल कायम हुई। लाशों के पहाड़ों के बीच खड़ी 3 महिलाओं का प्रतीक सरल कथाओं को चुनौती देता है, जो केवल पुरुषों के साथ बुराई की प्रकृति को जोड़ती हैं और व्यवस्थित अत्याचारों में महिला भागीदारी को नजरअंदाज करती हैं। भयावहता की गोदी में बेल्सेन परीक्षण और संरक्षकों का अंत। ल्यूनेबुर्ग का छोटा जर्मन शहर 17 सितंबर से 17 नवंबर 1945 के बीच एक अभूतपूर्व न्यायिक प्रक्रिया का मंच बन गया। बेल्सेन मुकदमा, जिसे आधिकारिक रूप से जोसेफ क्रेमर और अन्य 44 अभियुक्तों का मुकदमा कहा गया, यह पहला अवसर था जब महिलाओं को व्यवस्थित रूप से
मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सैन्य न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता मेजर जनरल H.P. मैकबर्नी फिकलिन ने की, युद्ध अपराधियों के मुकदमे के लिए रॉयल डिक्री के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया। अभियोजन 2 मुख्य आरोपों पर आधारित था: बर्गेन बेल्सेन में किए गए अपराध और ऑश्विट्ज बिर्केनाउ में किए गए अपराध। यह दोहरी अधिकार क्षेत्र व्यवस्था अभियुक्तों को पोलैंड की भूमि पर किए गए कृत्यों के लिए भी अभियोजन की अनुमति देती थी। मुकदमा 54 दिनों तक चला, जिसमें दस्तावेजी प्रमाण और जीवित बचे लोगों की गवाही प्रस्तुत की गई। सबसे प्रभावशाली साक्ष्य ब्रिटिश सेना द्वारा बेल्सेन की मुक्ति के समय बनाई गई फिल्में थीं, जो शवों के पहाड़ और जीवित बचे लोगों की गंभीर स्थिति को दिखाती थीं। ये दृश्य उन 3 अभियुक्त महिलाओं के साफ सुथरे वस्त्रों और सजीव उपस्थिति के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा करते थे। इर्मा ग्रेजे, जिसकी ओर से मेजर LSW क्रैनफील्ड ने वकालत की, आंशिक इनकार की रक्षात्मक रणनीति अपनाई। उसने स्वीकार किया कि उसने कैदियों को पीटा था, लेकिन गैस चैम्बर के लिए चयन में किसी भागीदारी से इनकार किया। उसकी रक्षा टीम ने उसे एक भोली युवती के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसे प्रणाली ने गुमराह किया था। यह चित्रण जीवित बचे लोगों की विस्तृत गवाहियों के सामने टिक नहीं पाया। एक विशेष रूप से प्रभावशाली गवाह इलोना स्टीन थीं, जिन्होंने कहा, मैंने स्वयं ग्रेजे को एक कैदी पर गोली चलाते देखा जो तारों के पास खड़ी थी। एक अन्य प्रबल गवाही हेलेन कोप्पर की थी, जिन्होंने वर्णन किया कि कैसे ग्रेजे अपने कुत्ते को बहुत कमजोर कैदियों पर हमला करने का आदेश देती थी। अपने साक्ष्य के दौरान ग्रेजे का व्यवहार अहंकार और उदासीनता के बीच झूलता रहा। जब उससे ऑश्विट्ज में चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो उसने टालने वाले उत्तर दिए। अभियोजक कर्नल T.M. बैकहाउस ने उसे एक विशेष घटना के बारे में चुनौती दी, जिसमें उसने एक कैदी को तब तक पीटा था जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। ग्रेजे ने संक्षेप में जवाब दिया, अनुशासन बनाए रखना आवश्यक था। एलिजाबेथ वोल्केनराथ, जिसकी रक्षा कप्तान A.H. चैंपियन ने की, ने ग्रेजे जैसी रणनीति अपनाई, लेकिन अपने विशिष्ट तरीके से। उसने स्वीकार किया कि वह ऑश्विट्ज में चयन प्रक्रियाओं में उपस्थित थी, लेकिन दावा किया कि वह उनके उद्देश्य से अनभिज्ञ थी। मैंने कभी गैस चैम्बरों के बारे में नहीं सुना, उसने कहा, जिससे अदालत में उपस्थित बचे हुए लोगों में अविश्वास की फुसफुसाहट गूंज उठी। वोल्केनराथ के विरुद्ध सबसे विनाशकारी साक्ष्य डोरा जाफरान ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने वर्णन किया कि कैसे अभियुक्त ने एक वृद्ध महिला को पीट पीट कर मार डाला, जो एक लंबी पंक्ति में खड़ी नहीं रह पा रही थी। वह उसे सीढ़ियों से घसीटती हुई ले गई और बार बार लात मारी जब तक वह अचेत पड़ी रही, जाफरान ने कहा। जिरह के दौरान वोल्केनराथ ने इस घटना से इनकार किया, लेकिन उसके यांत्रिक उत्तर कई गवाहों की विस्तृत गवाहियों के सामने प्रभावहीन रहे। जोहाना बॉरमान, जिसकी ओर से मेजर मुनरो ने रक्षा की, ने एक रणनीति अपनाई, जिसमें उसकी उम्र और कथित लाचारी पर जोर दिया गया। उसकी रक्षा टीम ने उसे एक अकेली अधेड़ महिला के रूप में प्रस्तुत किया, जो असंभव परिस्थितियों में फंसी हुई थी और केवल आदेशों का पालन कर रही थी। यह चित्रण उन गवाहियों से बिल्कुल अलग था जो उसे अपने कुत्ते को कैदियों पर छोड़ते हुए दिखाती थीं। अपने साक्ष्य के दौरान बॉरमान ने स्वीकार किया कि उसके पास ऑश्विट्ज में एक कुत्ता था, लेकिन उसने यह दावा किया कि उसने कभी उसे कैदियों पर हमला करने के लिए उपयोग नहीं किया। यह शिविर के नियमों के विरुद्ध था, उसने कहा, और इसके लिए मुझे दंडित किया जाता। यह दावा उस संदर्भ में हास्यास्पद प्रतीत होता था जहां सबसे बड़ी क्रूरताएं ही नियम बन गई थीं। अलेक्जेंड्रा सिविदोवा ने सशक्त गवाही दी, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि कैसे बॉरमान ने अपने कुत्ते को एक सूजी हुई टांग वाली महिला पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमे की एक अतिरिक्त कठिनाई यह थी कि कई महत्वपूर्ण गवाह यूरोप में विभिन्न स्थानों पर फैले हुए थे, अपने कारावास से उभर रहे थे, जबकि अन्य लोग शिविर के प्रभावों के कारण मर चुके थे। इन सीमाओं के बावजूद ब्रिटिश अभियोजन पक्ष ने 54 गवाहों को एकत्र किया, जिन्होंने आरोपियों के कार्यों पर सुसंगत और विस्तृत गवाही दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने विशेष रूप से 3 अभियुक्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुकदमे की गहन निगरानी की। ब्रिटिश अखबार डेली एक्सप्रेस ने इर्मा ग्रेजे को सुंदर जानवर की संज्ञा दी, जो उसकी युवावस्था और शारीरिक आकर्षण और उसके द्वारा किए गए अपराधों के बीच विरोधाभास को उजागर करता था। मीडिया कवरेज बार बार उसके मुकदमे के समय की उम्र 22 वर्ष और उसके रूप रंग को उजागर करती रही।
जिससे एक कथा बनती गई कि बुराई की प्रकृति केवल बाहरी रूप से समझी नहीं जा सकती। मुकदमे का एक उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की अभियुक्तों के रूप में उपस्थिति पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी। जहां पुरुषों की हिंसा को पारंपरिक युद्ध हिंसा के ढांचे में समझा जाता था, वहीं महिलाओं की क्रूरता ने स्त्री स्वभाव के बारे में गहराई से स्थापित धारणाओं को चुनौती दी। समकालीन टिप्पणीकारों ने विशेष रूप से ग्रेजे के मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसकी युवावस्था और लिंग उसकी योजनाबद्ध क्रूरता से मेल नहीं खा रही थी। 16 नवंबर 1945 को प्रस्तुत विस्तृत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अपने फैसले सुनाए। इर्मा ग्रेजे को बेल्सेन और ऑन्शविट्स दोनों में किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। एलिजाबेथ वोल्केनराथ को भी समान रूप से दोषी ठहराया गया। जोहाना बोरमान को केवल ऑन्शविट्स में किए गए अपराधों के लिए दोषी माना गया, हालांकि यह सजा के लिए पर्याप्त था। अगले दिन 17 नवंबर को सजा सुनाई गई। बेल्सेन के कमांडर जोसेफ क्रेमर और 10 अधीनस्थों सहित इन तीनों महिलाओं को मौत की सजा सुनाई गई। निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि उन्हें फांसी दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश दृष्टिकोण में युद्ध अपराधों के लिए यह उचित विधि थी, जबकि गोली मारना सैन्य अनुशासन की सजा के लिए आरक्षित था। सजा के प्रति अभियुक्तों की प्रतिक्रिया प्रकट करने वाली थी। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार इर्मा ग्रेजे ने चुनौतीपूर्ण व्यवहार दिखाया, बिना किसी पश्चाताप के। एलिजाबेथ वोल्केनराथ ने निर्णय को अविश्वास के साथ स्वीकार किया। जोहाना बोरमान एक गवाह के अनुसार जैसे किसी अन्य वास्तविकता में चली गई हो, जैसे ट्रांस में प्रवेश कर गई हो। आगामी दिनों में ग्रेजे ने एक नया मुकदमा मांगा, लेकिन उसकी अपील संक्षिप्त विचार के बाद अस्वीकार कर दी गई। इस न्यायिक निर्णय ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। मानवता के विरुद्ध अपराध करने वाली महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के समान मानकों से परखा जाएगा। लिंग आधारित कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बेल्सेन के मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विकास में एक निर्णायक क्षण थे। पहली बार एक न्यायालय ने यह घोषित किया कि एक जनसंहार प्रणाली में भागीदारी से व्यक्तिगत आपराधिक उत्तरदायित्व बनता है, चाहे अपराधी का लिंग या उम्र कुछ भी हो। इर्मा ग्रेजे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और जोहाना बोरमान के लिए यह न्यायिक प्रक्रिया एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंची। उनका अगला सामना हेमेलिन जेल के जल्लाद से होना था। हेमलिन की फांसी, अल्बर्ट पियरेपॉइंट और रीच के जानवरों का अंतिम न्याय। 13 दिसंबर 1945 को जर्मनी के निचले सैक्सोनी क्षेत्र में स्थित हेमेलिन की पुरानी जेल मानवता के विरुद्ध अपराधों में दोषी 3 महिलाओं की फांसी का असाधारण न्यायिक दृश्य बन गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस अवसर के लिए जेल के भीतर एक विशेष खंड तैयार किया था, जिसमें छोटी छोटी कोठरियों की एक पंक्ति थी जो गलियारे के छोर पर स्थित फांसी कक्ष की ओर जाती थी। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने अल्बर्ट पियरपॉइंट को बुलाया, जो ब्रिटिश क्राउन के आधिकारिक जल्लाद थे और अपनी व्यावसायिकता तथा दक्षता के लिए विख्यात थे। पियरपॉइंट, जिन्होंने बाद में अपनी आत्मकथा एग्जीक्यूशनर पियरपॉइंट में इन फांसियों का विवरण दिया, विशेष रूप से बेल्सेन के मुकदमों में सुनाई गई सजाओं को लागू करने के लिए जर्मनी आए थे। चुना गया तरीका लंबी गिरावट वाली फांसी थी, जो ब्रिटिश तकनीक थी और तत्काल मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए गर्दन की हड्डी तोड़ने हेतु डिजाइन की गई थी, जिससे पीड़ा न्यूनतम हो। इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक दोषी के वजन और शरीर संरचना के अनुसार सटीक गणना की आवश्यकता होती थी, ताकि रस्सी की सही लंबाई निर्धारित की जा सके। फांसियों से एक दिन पहले पियरपॉइंट और उनके सहायक रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर रिचर्ड एंथनी ओनील ने इन नापतोल के लिए प्रत्येक दोषी से मुलाकात की। इर्मा ग्रेसे के साथ मुलाकात, जिसे पियरपॉइंट ने दस्तावेज किया, विशेष रूप से प्रभावशाली रही। जब हमने पुरुषों का विवरण लिखना समाप्त किया, सार्जेंट मेजर ओनील ने आदेश दिया, इर्मा ग्रेसे को लाओ। वह अपनी कोठरी से बाहर निकली और हंसते हुए हमारी ओर आई। वह उतनी ही स्वस्थ युवती लग रही थी जितनी कोई चाह सकता है। उसने ओनील के प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन जब उससे उसकी उम्र पूछी गई तो वह रुक गई और मुस्कुराई। मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों भी उसके साथ मुस्कुरा रहे थे, जैसे हम किसी महिला द्वारा अपनी उम्र बताने में संकोच को समझते हों। अंततः उसने कहा 21, जो कि सही था। यह बातचीत उस अस्वाभाविक सामान्यता को प्रकट करती है जिसे ग्रेसे ने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर भी प्रदर्शित किया। पियरपॉइंट ने सावधानीपूर्वक उसका माप दर्ज किया। 1 मीटर 65 सेंटीमीटर ऊंचाई और 68 किलोग्राम वजन। इन आंकड़ों के आधार पर उसने यह गणना की
कि त्वरित मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसे 2 मीटर 24 सेंटीमीटर की गिरावट की आवश्यकता होगी। एलिजाबेथ वोल्कनराथ के साथ मुलाकात अधिक गंभीर रही। ग्रेसे के विपरीत वोल्कनराथ ने प्रसन्नता नहीं दिखाई। वह एकल शब्दों में उत्तर देती रही और आंखों से संपर्क से बचती रही। उसके माप लगभग 1 मीटर 62 सेंटीमीटर और 65 किलोग्राम ने पियरपॉइंट को आवश्यक गिरावट की गणना करने में सक्षम बनाया। योहाना बोरमन अपनी युवा साथियों की तुलना में एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करती थीं। पियरपॉइंट ने उन्हें गलियारे में लंगड़ाते हुए आती हुई वृद्ध और दुर्बल महिला के रूप में वर्णित किया। 52 वर्ष की आयु में, जो अन्य दोषियों से काफी अधिक थी, बोरमन स्पष्ट रूप से मानसिक तनाव के लक्षण दिखा रही थीं। जब वह तराजू पर चढ़ रही थी तो कांप रही थी, पियरपॉइंट ने लिखा, और उसने जर्मन में कहा, मेरे भी भावनाएं हैं। यह वक्तव्य, जो पियरपॉइंट ने बोरमन का एकमात्र उद्धृत किया, उस महिला में मानवीय कमजोरी की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है जिसने अपनी पीड़ितों के प्रति बहुत कम करुणा दिखाई थी। 13 दिसंबर की सुबह जल्लादों के लिए जल्दी शुरू हुई। कार्य योजना में सटीकता की आवश्यकता थी। उस दिन 11 लोगों को फांसी दी जानी थी, पहले 3 महिलाओं को अलग अलग, फिर पुरुषों को जोड़े में। ब्रिटिश अधिकारियों ने निश्चय किया था कि पहले महिलाओं को फांसी दी जाएगी, संभवतः दोषियों के लिए प्रतीक्षा को कम करने हेतु। 9:34 पर इरमा ग्रेसे सबसे पहले फांसी का सामना करने वाली बनी। पियरपॉइंट ने उस क्षण का विवरण तकनीकी सटीकता से किया। हम सीढ़ियों से उन कोठरियों की ओर गए जहां दोषी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक जर्मन अधिकारी ने उस द्वार को झटके से खोला जो गलियारे की ओर ले जाता था, और हम चेहरों की कतार के बगल से गुजरते हुए फांसी कक्ष में पहुंचे। अधिकारी अनुशासन की स्थिति में खड़े थे। ब्रिगेडियर पैटन वॉल्श अपनी कलाई घड़ी उठाए खड़े थे। उन्होंने मुझे संकेत दिया और कक्ष में एक राहत की सांस सुनाई दी। पियरपॉइंट ने अपनी कथा जारी रखी। मैं गलियारे की ओर बढ़ा। इरमा ग्रेसे, मैंने पुकारा। जर्मन गार्ड्स ने निरीक्षण छिद्रों में से 12 की ग्रिलें तुरंत बंद कर दी और एक द्वार खोला। इरमा ग्रेसे बाहर निकली। कोठरी इतनी छोटी थी कि मैं अंदर नहीं जा सकता था और मुझे उसे गलियारे में ही रोकना पड़ा। मेरे पीछे आओ, मैंने अंग्रेजी में कहा, और ओनील ने आदेश को जर्मन में दोहराया। चरम क्षण घड़ी की सटीकता के साथ घटित हुआ। 9:34 पर वह फांसी कक्ष की ओर चली। एक क्षण के लिए चारों ओर खड़े अधिकारियों को देखा, फिर उस फर्श पर बनी चौक की निशान तक पहुंची जिसे मैंने पहले से बनाया था। वह इस निशान पर बहुत दृढ़ता से खड़ी हो गई, और जब मैं उसके सिर पर सफेद टोपी रख रहा था, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, श्नेल, जल्दी। फंदा खुला और डॉक्टर मेरे पीछे गड्ढे में गया और उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रेसे का यह अंतिम शब्द श्नेल विभिन्न रूपों में व्याख्यायित किया गया है। एक अंतिम चुनौती, आत्मसमर्पण, या यहां तक कि जल्लादों के प्रति सहानुभूति। जो भी उसका आशय रहा हो, यह उसके उस छोटे जीवन की अंतिम घोषणा थी जिसे असाधारण क्रूरता ने परिभाषित किया। 10:04 पर एलिजाबेथ वोल्कनराथ को फांसी कक्ष में लाया गया। उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए पियरपॉइंट ने उसे रोका और फांसी के फर्श पर बने निशान तक ले गया। ग्रेसे के विपरीत वोल्कनराथ ने कोई अंतिम शब्द नहीं कहे। फंदा खुला और निर्धारित गिरावट के बाद वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुई। 26 वर्ष की आयु में वोल्कनराथ, जिसने एक प्रशिक्षु हेयर ड्रेसर से 10 वर्षों के भीतर एक कंसंट्रेशन कैंप सुपरवाइजर तक का सफर तय किया था, ब्रिटिश न्याय के अधीन अपने जीवन का अंत कर रही थी। तीनों महिलाओं में अंतिम, योहाना बोरमन ने 10:38 पर फांसी का सामना किया। पियरपॉइंट ने उल्लेख किया कि वह शारीरिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रही थी और उन्हें फांसी मंच की सीढ़ियां चढ़ने में सहायता की आवश्यकता थी। 52 वर्ष की उम्र में वह अपनी युवा साथियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास थी। फांसी नियत प्रोटोकॉल के अनुसार हुई और उनके निधन की चिकित्सकीय पुष्टि के बाद उनके शव को हटाया गया ताकि पुरुषों की निर्धारित फांसियों की तैयारी की जा सके। महिलाओं की फांसियों को पूरा करने के बाद पियरपॉइंट ने पुरुष दोषियों की फांसी प्रक्रिया जारी रखी। जोसेफ क्रेमर, द बीस्ट ओन ऑफ बेल्सेन, को डॉमफ्रिट्स क्लाइन के साथ 12:19 पर फांसी दी गई। अन्य दोषियों को जोड़ों में फांसी दी गई जब तक कि उस दिन की सभी 11 फांसियां पूरी नहीं हो गईं। मृत्यु की पुष्टि के बाद शवों को साधारण ताबूतों में रखा गया ताकि उन्हें जलाया जा सके। ब्रिटिश अधिकारियों ने भविष्य की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि कोई कब्र नहीं होगी जो नाजी समर्थकों के लिए तीर्थ स्थल बन सके। राख को एक अज्ञात स्थान पर बिखेर दिया गया, संभवतः
जेल परिसर के भीतर ही। इस असाधारण प्रक्रिया के दौरान पियरपॉइंट की सटीकता और व्यावसायिकता ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के क्रियान्वयन के लिए एक मानक स्थापित करने में योगदान दिया। यहां तक कि अत्याचार के अपराधियों के लिए भी उनकी प्रक्रिया की गरिमा पर जोर इस सिद्धांत को दर्शाता था कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य बदला नहीं बल्कि न्याय था। फांसी दी गई महिलाओं की व्यक्तिगत वस्तुएं उनके परिजनों को सौंप दी गईं जब वे संपर्क में आए। इर्मा ग्रेसे की वस्तुओं में नकद रूप में लगभग 440 राइक्समार्क और एक बैंक खाता पुस्तिका पाई गई जिसमें 4400 राइक्समार्क का शेष था। यह राशि उस समय के एक सामान्य वस्त्रकर्मी की औसत मासिक आय लगभग 76 राइक्समार्क की तुलना में असाधारण थी, जो यह दर्शाती है कि ग्रेसे ने अपने पद से कितने भौतिक लाभ प्राप्त किए थे। इन 3 महिलाओं की फांसी ने कई दृष्टियों से एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। केवल 22 वर्ष की आयु में इर्मा ग्रेसे 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश कानून के तहत फांसी पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। तीनों महिलाएं ब्रिटेन द्वारा किए गए सभी युद्धोत्तर मुकदमों में फांसी पाने वाली एकमात्र महिलाएं रहीं, जो सामान्यकृत अत्याचारों की पृष्ठभूमि में भी उनके अपराधों की असाधारण गंभीरता को रेखांकित करती हैं। दिसंबर 1945 में हैमेलिन में दी गई यह न्यायिक प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक उभरते सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती थी कि मानवता के विरुद्ध अपराधों में भागीदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अधीन होती है, चाहे लिंग, आयु या पदानुक्रम कुछ भी हो। ऑशविट्ज और बेल्सेन के भयावह अनुभवों से बचे पीड़ितों के लिए ये फांसियां केवल उनके यातनाकारों के लिए दंड नहीं थीं, बल्कि उनके झेले गए कष्टों की औपचारिक स्वीकृति भी थी। फांसी के फंदे से परे विनाश और खंडित न्याय के छिपे हुए चेहरे। यह रहा आपके द्वारा दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद, सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए। हालांकि इर्मा ग्रेसे, एलिजाबेथ वोल्केनराथ और जोहाना बोरमन की फांसी को अभियुक्तों के लिंग के कारण विशेष ध्यान मिला, ये 3 महिलाएं केवल बर्गन बेल्सेन और अन्य शिविरों में लागू की गई मृत्यु मशीनरी का एक छोटा सा हिस्सा थीं। उसी 13 दिसंबर 1945 को हैमेलिन जेल में अल्बर्ट पियरपॉइंट ने बेल्सेन मुकदमों में दोषी ठहराए गए 8 पुरुषों को फांसी दी। एक ही दिन में कुल 11 फांसियों को पूरा किया। जोसेफ क्रेमर, जिसे बेल्सेन का दरिंदा कहा जाता था, इस पुरुष सूची में सबसे ऊपर था। म्यूनिख में एक मध्यम वर्गीय कैथोलिक परिवार में जन्मे क्रेमर उस नौकरशाह का आदर्श रूप थे जो जनसंहारक बन गया। उनका मार्ग उस विशिष्ट प्रगति को दर्शाता था जो एकाग्रता शिविर प्रणाली के भीतर सामान्य थी। वे 1931 में नाजी पार्टी में शामिल हुए और 1932 में एसएस में। उन्होंने डाखाओं में एक गार्ड के रूप में काम करना शुरू किया, फिर ज्यादा जिम्मेदार पदों पर जैक्सनहाउजन और माउथहाउजन में पहुंचे। ऑशविट्ज में रुडोल्फ हॉयस के सहायक के रूप में सेवा दी और अंततः फ्रांसीसी क्षेत्र में स्थापित शिविर नात्सवेलर स्ट्रोथोफ में उन्हें अपना खुद का कमांड मिला। नात्सवेलर में अपने समय के दौरान क्रेमर ने व्यक्तिगत रूप से 80 यहूदियों को गैस से मारा, जिन्हें स्ट्रासबर्ग में रैक विश्वविद्यालय के लिए यहूदी कंकाल संग्रह के लिए चुना गया था। यह प्रकरण, जिसे उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान स्वीकार किया, यह दर्शाता है कि वे केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं कर रहे थे, बल्कि सीधे हत्याओं में शामिल थे। अपनी गवाही में उन्होंने विचलित कर देने वाली सटीकता से वर्णन किया कि पीड़ित लगभग आधा मिनट तक सांस लेते रहे, इससे पहले कि वे गैस से मर जाएं। मई 1944 में क्रेमर को ऑशविट्ज बिर्केनाउ में संचालन कमांडर के रूप में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने गैस चैम्बरों में हजारों लोगों की हत्या की निगरानी की। दिसंबर 1944 में उनका बर्गेन बेल्सेन में स्थानांतरण उस शिविर के प्रशासनिक पतन के साथ हुआ जो अत्यधिक जनसंख्या के कारण हुआ था। जब कैदियों की संख्या 7,300 से बढ़कर 60,000 से अधिक हो गई, तब क्रेमर ने ऐसी परिस्थितियों की अध्यक्षता की जिससे बीमारी और भूख के कारण प्रतिदिन 250 से 300 मौतें होती थीं। अपने मुकदमे के दौरान क्रेमर ने खुद को एक ऐसा प्रशासक बताने की कोशिश की जो असंभव परिस्थितियों से अभिभूत हो गया था और शिविर की स्थितियों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी से इनकार किया। यह तर्क तब धराशायी हो गया जब यह सबूत सामने आया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मामूली उल्लंघनों के लिए कैदियों को गोली मार दी थी, जैसे कि 2 रूसी कैदियों को जो मुक्ति के कुछ दिन पहले सड़े आलू उठाने के लिए गोली मार दिए गए थे। उन्हें डॉक्टर फ्रिट्ज क्लेन के साथ 12:19 पर फांसी दी गई।
फ्रिट्ज क्लेन उस चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करते थे जो जनसंहार की सेवा में विकृत हो चुकी थी। जन्म 1988 में हुआ था, जो अब मध्य रोमानिया में है। क्लेन ने बुडापेस्ट में चिकित्सा की पढ़ाई की थी और फिर प्रथम विश्व युद्ध में एक सैन्य चिकित्सक के रूप में सेवा दी। स्नातक होने के बाद वे रोमानिया के सिबियू में चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे, जब तक कि 1943 में उन्हें जातीय जर्मन डॉक्टर के रूप में वेफेन एसएस में स्थानांतरित नहीं किया गया। दिसंबर 1943 में क्लेन ऑशविट्ज पहुंचे, जहां वे बिर्केनाउ में महिला शिविर और बाद में जिप्सी और मिश्रित यहूदी परिवारों के शिविर के डॉक्टर बने। उनका मुख्य कार्य चयन करना था, यह तय करना कि कौन से कैदी गैस चैम्बर में भेजे जाएंगे। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने इन चयन प्रक्रियाओं में भाग लेने की बात स्वीकार की। मुझे चयन को 2 भागों में बांटने का आदेश दिया गया, जो काम करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थे और जो नहीं थे। क्लेन की नैतिक विकृति उनके मुकदमे के दौरान दिए गए कुख्यात बयान में स्पष्ट हो गई। मेरा हिप्पोक्रेटिक शपथ मुझे कहता है कि मैं मानव शरीर के सड़े हुए अपेंडिक्स को काट दूं। यहूदी मानवता का सड़ा हुआ अपेंडिक्स हैं। यह कथन उस चिकित्सीय नैतिकता की पूरी विकृति को दर्शाता है जिसने क्लेन जैसे पेशेवरों को हत्या को सामाजिक स्वच्छता के रूप में फिर से परिभाषित करने की अनुमति दी। फ्रांज हॉसलर, जिन्हें क्रेमर और क्लेन के तुरंत बाद फांसी दी गई, ने शिविर प्रणाली के माध्यम से एक समान पथ अपनाया था। उन्होंने 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1933 से डाखाओ में एक गार्ड और रसोइया के रूप में शुरुआत की, फिर 1940 में ऑशविट्ज भेजे गए, जहां उन्होंने सॉन्नेनस्टीन के यूथेनेशिया केंद्र में 575 कैदियों के निष्पादन और एक असफल विद्रोह के बाद बचे हुए 168 कैदियों की हत्या की निगरानी की। बिर्केनाउ में महिला शिविर के पर्यवेक्षक के रूप में 1943 से हॉसलर ने गैस चैम्बरों के लिए भेजे जाने वाले पीड़ितों को धोखा देने की तकनीकों को परिष्कृत किया। वे कहते थे, यह कोई अवकाश केंद्र नहीं बल्कि एक श्रम शिविर है। आप में से प्रत्येक के लिए अवसर हैं। हम आपके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे और आपको अच्छा वेतन देने वाला काम देंगे। ये सोच समझकर दिया गया भाषण, जिसे वे जानते थे कि कैदियों को कुछ ही मिनटों में गैस चैम्बर में मारा जाएगा। ये जनसंहार मशीनरी के मनोवैज्ञानिक आयाम को दर्शाता है। कार्ल फ्रांजियो और एंसगर पिशेन बर्गेन बेल्सेन के रसोइये मिलीभगत के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि उनका मुख्य कार्य ऐसे स्टाफ के लिए भोजन तैयार करना था
फिर भी दोनों को उन कैदियों पर गोली चलाने के लिए दोषी ठहराया गया जो भोजन के बचे हुए टुकड़े उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये हत्याएं, जो मुक्ति की पूर्व संध्या पर भी की गई थीं, ये दर्शाती थीं कि किस प्रकार क्रूरता शिविर के हर स्तर पर व्याप्त थी, यहां तक कि उन लोगों में भी जो सीधे निगरानी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। विल्हेम डोरर, जिनकी फांसी के समय उम्र केवल 24 वर्ष थी, नाजी शासन के तहत जर्मन युवाओं के कट्टरपंथीकरण का प्रतीक थे। हिटलर यूथ के सदस्य होने के बाद एसएस में शामिल हुए डोर ने अप्रैल 1945 में क्लीन बोडुंगन उपशिविर से बर्गन बेल्सेन तक एक मृत्यु मार्च की निगरानी की। इस मार्च के दौरान लगभग 30 कैदियों को थकावट या भागने के प्रयास के लिए मार दिया गया। गवाहों ने कहा कि डोर ने व्यक्तिगत रूप से कई कैदियों को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उनके पैरों की हालत खराब थी या वे बहुत बीमार थे। फ्रांज स्टोफेल, क्लीन बोडुंगन उपशिविर के कमांडर, इस घातक मार्च के लिए डोर के साथ जिम्मेदार थे। अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने यह दावा किया कि कैदियों को मार्च के दौरान पर्याप्त राशन दिए गए थे। यह बयान जीवित बचे लोगों की गवाही से पूरी तरह विरोधाभासी था, जिन्होंने योजनाबद्ध भुखमरी और रास्ते में की गई तात्कालिक हत्याओं का वर्णन किया। ये 8 पुरुष उसी दिन फांसी पर चढ़ाई गई 3 महिलाओं के साथ एकाग्रता शिविर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे: प्रशासन, चिकित्सा, पर्यवेक्षण, रसद और दैनिक निगरानी। उनकी विभिन्न भूमिकाएं यह दर्शाती थीं कि किस प्रकार जनसंहार को ऊंचे स्तर की योजना से लेकर प्रत्यक्ष क्रियान्वयन तक संगठनात्मक रूप से कई स्तरों पर भागीदारी की आवश्यकता होती थी। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हैमेलिन की 11 फांसियां बेल्सेन मुकदमों में दोषी ठहराए गए लोगों का केवल एक अंश थी। अन्य 19 अभियुक्तों को 1 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल की सजाएं सुनाई गईं। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं, जैसे हर्टा एहलर्ट, जिन्हें 15 वर्ष मिले, हिल्डे लिसेविक्स, जिन्हें 10 वर्ष, और हर्टा बोथे, जिन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन 1991 में सजा की समीक्षा के दौरान समय से पहले रिहा कर दिया गया। इन सजाओं में विविधता के कई कारण थे। हत्या में प्रत्यक्ष भागीदारी का स्पष्ट प्रमाण आमतौर पर मृत्युदंड में परिणत होता था, जबकि बिना विशिष्ट दस्तावेजी मौतों वाली क्रूरता आमतौर पर जेल की सजा में। शिविर में पदानुक्रम भी प्रभावी होता था। क्रेमर या वोल्केनराथ जैसे आधिकारिक पदधारियों की तुलना में निम्न स्तर के गार्डों की कम जांच होती थी। जिन लोगों को मृत्युदंड मिला और जिन्हें जेल की सजा हुई, उनके बीच का अंतर उस समय भी विवादास्पद था और आज भी ऐतिहासिक बहसों को जन्म देता है। जीवित बचे लोगों जैसे ईवा ओनल्सन ने यह सवाल उठाया कि क्यों हर्टा बोथे जैसी गार्डन, जो कैदियों को लकड़ी की छड़ से बेरहमी से पीटने के लिए जानी जाती थी, अंततः समाज में फिर से शामिल हो सकी। मैंने उसे एक महिला को तब तक पीटते देखा जब तक वह लगभग मर नहीं गई, ओनल्सन ने गवाही दी। जब इतने निर्दोष लोग मारे गए तो उसे जीने का अधिकार क्यों? 1950 के दशक में कई दोषियों की समय पूर्व रिहाई शीत युद्ध के दौरान बदलती भू राजनीतिक प्राथमिकताओं और नवगठित पश्चिम जर्मनी के साथ संबंधों को सामान्य करने की इच्छा को दर्शाती थी। कई पीड़ितों के लिए ये रिहाइयां अधूरी न्याय का प्रतीक थीं, जबकि दोषियों के समर्थकों का कहना था कि सबसे कठोर सजाएं प्रतीकात्मक व्यक्तियों पर लगाई गई थीं ताकि जन आक्रोश को शांत किया जा सके। हैमेलन में फांसी पाए गए लोग केवल बर्गेन बेल्सेन में अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों की सबसे स्पष्ट परत का प्रतिनिधित्व करते थे। सैकड़ों गार्ड और प्रशासनिक कर्मचारी कभी भी न्याय के कटघरे में नहीं आए, क्योंकि वे युद्ध के अंतिम अराजक हफ्तों में भाग गए थे। अन्य लोगों पर उनकी राष्ट्रीयता या विशिष्ट शिविरों के आधार पर अलग अलग प्रक्रियाओं में मुकदमा चलाया गया। यह न्यायिक विखंडन, जो इन अपराधों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले होने के कारण अपरिहार्य था, इसका मतलब था कि होलोकॉस्ट के लिए जिम्मेदारी अधूरी और असमान रूप से तय की गई। 13 दिसंबर 1945 की फांसियां फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विकास में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती थीं। पहली बार व्यक्तियों पर केवल पारंपरिक युद्ध अपराधों के लिए नहीं, बल्कि एक जनसंहारक प्रणाली में भागीदारी के लिए मुकदमा चलाया गया। हैमेलिन में फांसी पाए 11 व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी की सबसे बड़ी कानूनी कीमत चुकाई, लेकिन उनका दंड उस अकल्पनीय अपराध की सीमा को छू भी नहीं पाया: लाखों लोगों की योजनाबद्ध हत्या।